Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue atomic structure. In atomic structure we are studying Bohr atomic model. Okay, we are studying Bohr's atomic model. In Bohr's atomic model we have discussed about the some assumptions. First was electron keeping revolving around the nucleus in the stationary orbit which have a fixed energy, and with the help of circumference of orbit we can calculate the number of orbit of an electron. According to this, number of electron is equal to circumference of orbit upon the wavelength. This was the first point, that electron revolve in around the nucleus in a fixed orbit which have fixed energy, that is known as stationary energy. Okay, if it lose their energy, if electron lose its energy in the form of quanta, which is the minimum amount of energy in the form of bundle. Okay, next point we studied that the electron can move only those orbit which have the momentum in an integral. कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट में मूव करता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल होता है. ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया था कि एम वी आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई एन एच अपॉन 2 पाई. ये यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 हो सकती है. वेयर एम is the mass of electron with the velocity of electron at the radius of orbit, and n is the number 1 2 3 4, h is the Planck constant, and pi is the pi, 22/7 or 3.14. तो इसके हिसाब से बोर्स के हिसाब से जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करें उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h बाई 2 पाई होना चाहिए. अगर इतना नहीं है तो उसके अंदर वो मूव नहीं करेगा. ठीक है. दूसरी बात, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी के बारे में कि कब एनर्जी इमिट करता है, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तीसरी बात इन्होंने बताई कि एनर्जी इज इमिटेड. थर्ड पॉइंट, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन, कब होगा, कब एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, when an electron jump from when an electron jump
from high energy level to high energy level to low energy level or low energy level to high energy level ओके। कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब इमिट करता है जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है, या एब्जॉर्ब तब करता है जब लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, और इस समय जो चेंज इन एनर्जी होती है डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। जैसे पहले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, हीट एब्जॉर्ब करके E2 माइनस E1 हो जाएगा। और ये जो इक्वल टू होता है h न्यू या hc बाई लैम्डा। तो इसमें कहने का मतलब जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है इक्वल टू क्वांटा, एक क्वांटा के बराबर जो एनर्जी लूज करता है या गेन करता है, या यूँ कह सकते हैं कि इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। अगर वहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा है तो n हो जाएगा वहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा के लिए। तो ये हम लोगों ने तीसरी बात जान ली। ठीक है, और सबसे जो चौथी बात है फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट हमारा है, फोर्थ पॉइंट क्या है, द मोस्ट स्टेबल state of an electron is ground state और नॉर्मल स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट हो गया, नॉर्मल स्टेट। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। कहने का मतलब कि अगर हम अपने घर में हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो घर होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है। जब वो इमिट करते हुए हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आता है तो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 बातें जान ली। बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक इंटीजर के बराबर होता है, इंटीजर के। वो क्या है, h/2π। अब अगर वहाँ पे n ऑर्बिट है तो वहाँ पे nh/2π कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है, कब इमिट तब करता है जब हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, और एब्जॉर्ब तब करता है जब लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है। और लास्ट बात ये है कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है वो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है क्वांटा के बराबर होता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपनी एनर्जी तो
तो एक क्वांटा के फॉर्म में यूज़ करता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट ये हम जान गए कि जो इलेक्ट्रॉन की सबसे स्टेबल स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। वो क्या होती है? ग्राउंड स्टेट होती है, एकदम नीचे की स्टेट होती है। ओके, चलिए, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जान सकते हैं, एनर्जी जान सकते हैं nth ऑर्बिट की। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूले जो हमें न्यूमेरिकल यूज़ करने हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। एनर्जी का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला, जिससे बोर एटॉमिक मॉडल का रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth ऑर्बिट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो इसकी वेलोसिटी होती है Vn इक्वल टू नियर वॉट 2.165 z स्क्वायर अपॉन n, जेड स्क्वायर अपॉन है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 6 जेड स्क्वायर अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो किसी nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो हमें जेड उसका एटॉमिक नंबर और किस ऑर्बिट में है वो पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? ओके, सेम 10 टू पावर 0.Rn इक्वल टू 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 n अपॉन जेड स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर अपॉन जेड, या 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कि एनर्जी nth ऑर्बिट का देखेंगे। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, फिर इसके बाद हम लोग इसको न्यूमेरिकल देखेंगे। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी इज थर्ड वन, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? E इक्वल टू माइनस 2.178 10 टू पावर माइनस 50 10 टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन जूल। ओके, जूल पर एटम कितनी एनर्जी होगी यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, और अगर 1 मोल निकालना है तो E इक्वल टू 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन किलो जूल पर मोल। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, और इसके बाद हम लास्ट देखेंगे
अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर जा रहा है तो क्या होगा। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो डेल्टा E इक्वल टू हमने बताया था रिडबर्ग कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं -2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 1/n2 नो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी जूल पर एटम, जूल पर एटम। ओके, तो इतने फार्मूले हैं हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। अगर केवल एक एटम की एनर्जी निकालनी है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे 2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन ए, Z एटॉमिक नंबर, n इज द ऑर्बिट, इक्वल टू हम लोग nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो 1312 इंटू Z स्क्वायर अपॉन ए किलो जूल पर मोल। अगर हम ये जो है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हमें जो है कि डेल्टा E इक्वल टू निकालना -2.178 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर, यहाँ से 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए एलिजिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बोर एटॉमिक मॉडल। हैव यू नोटेड दिस? बोर एटॉमिक मॉडल इज applicable only for 1 electron containing atoms। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल is applicable only for hydrogen and hydrogen like atom like lithium plus He plus etc। ओके, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम करता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया कि बोर्स की थ्योरी के हिसाब से एटॉमिक मॉडल क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके लिमिटेशन क्या है, तो पहला लिमिटेशन तो दिख रहा है कि ऐसा बना हुआ कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए बना हुआ। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। ओके, पहला क्या है, पहला तो ये हो सकता है कि केवल एक जो है कि एक इलेक्ट्रॉन कंटेन वाले एटम के लिए है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर, इट इज़ नॉट applicable for applicable for cable for multi electron
मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ओके, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि इट डू नॉट explain formation of molecule in a chemical reaction by from एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ये हमें बोर एटॉमिक मॉडल से नहीं पता चलता। उसके बाद हमारा है ओके, ये इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस, it is not in accordance of Heisenberg's uncertainty principle and do not explain dual nature of atom or particle of atom। ओके, डुअल नेचर को नहीं बताता है। डुअल नेचर ऑफ एटम और यू कैन से मैटर, सबसे अच्छा होगा मैटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक चीज़ और जान ली कि एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि it was unable to explain splitting of spectral line, कैसे स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करती है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी जीमान इफेक्ट जो होता है, उस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे बोर्स के लिमिटेशन को देख लिया। पहला कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करता है। किसी भी एटम के अंदर अगर मल्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे उस ऑर्बिट के अंदर घूमते होंगे। इसने केवल ऐसे एटम को लिया जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन थे। दूसरी बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मॉलिक्यूल किसी एटम से किसी रिएक्शन में कैसे बनता है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में नहीं है। जिस तरह से हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
एटम को एक्सप्लेन करता है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं करता है। और तीसरी बात, लास्ट बात ये है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें जैसे जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है, क्या है, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। और इन द spectral line in the presence of magnetic field, Zeeman effect and electric field Stark effect, ठीक है। इन दोनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसने देखा था, जीमान ने, इसलिए इसको जीमान इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क ने देखा था, इसलिए इसको हम स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बच्चों आज हमारा हो गया यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम लोग डुअल नेचर पे आएंगे, ठीक है। हमने आज बोर्स एटॉमिक मॉडल कैसे बना हुआ है, किस बेस पे क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके बना हुआ है, और इसके बाद हमने देख लिया कि इसके जो है कि लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक काम करता है ये। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डुअल नेचर, ओके। डुअल नेचर में हम लोग क्या देखेंगे, डुअल नेचर में हम लोग डी ब्रोगली प्रिंसिपल देखेंगे। डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कहता है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, आइए देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, electron shows particle as well as wave nature, which is the dual nature of इलेक्ट्रॉन, ओके। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है कि एक्सप्लेन करते हुए होता है, डुअल नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल का भी और जो है कि वेव का। इसके लिए जो है कि एक इक्वेशन उन्होंने दिया, वो इक्वेशन क्या था, h लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी और h अपॉन p, क्योंकि p इक्वल टू एम इंटू वी, ओके। या हम यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू ले सकते हैं h अपॉन अंडर रूट
2m इंटू के ई ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।